हेलो, आप सभी का इस क्लास में फिर से स्वागत है। अब हम लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। हमने पहले वीडियो में तो ये कहा था कि जो प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो किसी भी प्रजाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और फिर हमने बात करी थी कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। हमने अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय जीवों में देखा था कि किस प्रकार से होता है। अब हम लैंगिक प्रजनन के बारे में बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो पहले तो ये जानते हैं कि इस लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। तो डीएनए प्रतिकृति की तकनीकी पूर्णतः सटीक नहीं है, परिणामी त्रुटियां जीवों की आबादी में विभिन्नताओं का स्रोत होती हैं। यानी जो वेरिएशंस आते हैं किसी भी स्पीशीज के लोगों में, वो क्यों आते हैं? क्योंकि जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म होता है वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता है और उसमें कोई ना कोई अंतर, डिफरेंसेस आई जाते हैं डीएनए कॉपी करते वक्त। तो इस वजह से जो भी प्रजाति होती है उसमें हर जीव में अलग अलग कोई ना कोई विभिन्नता होती ही है। तो प्रत्येक जीव की विविधताओं द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक जाति में प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विविधताएं उपयोगी होती हैं। अर्थात जरूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल के लिए वो वेरिएशंस काम के हों या इम्पोर्टेंट हो, लेकिन पूरी की पूरी प्रजाति के लिए, स्पीशीज के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे उनका अस्तित्व सुनिश्चित होता है। और इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रत्येक नई विविधता, वेरिएशन, एक डीएनए प्रतिलिपि में बनाई जाती है, जिसमें पहले से ही छिपी पीढ़ियों से जमा हुई विविधताएं होती हैं। तो जो ये वेरिएशंस आते हैं वो जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो उसमें बहुत पहले के जो वेरिएशंस होते हैं वो भी होते हैं, और पीढ़ियों दर पीढ़ी जमा पूरी इनहेरिटेड उसमें इंफॉर्मेशन और जानकारी होती है। दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, लेकिन जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। तब जब प्रजनन हो रहा होता है तो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स यानी लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, या किसी भी प्रजाति के अंदर वो उनके दो जीवों की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल की। तो फिर जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे में जो डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है वो उसके मम्मी पापा के डीएनए का ही कॉम्बिनेशन होता है। और इसलिए लैंगिक जनन में क्या होता है, ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि दो लोगों के डीएनए कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए और ज्यादा उसमें डिफरेंसेस होते हैं। और इसीलिए जो ए लैंगिक जनन होता है यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्योंकि सिर्फ एक ही जीव अपने आप को डिवाइड करके दूसरे जीवों को पैदा करता है, तो उसमें जो डीएनए कॉपी हो रहा होता है उसमें वेरिएशंस होते हैं, बट इतने वेरिएशंस नहीं होते जितना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। लेकिन अब हम एक समस्या की बात करते हैं। अगर बच्चे में जो डीएनए आता है वो उसके मम्मी पापा से आता है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें जो डीएनए आएगा वो डबल हो जाएगा, क्योंकि मम्मी से भी डीएनए आ रहा है, पापा से भी डीएनए आ रहा है, वो कंबाइन हो रहे हैं। तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो डीएनए डबल ही हो जाए और ट्वाइस उसका नंबर हो जाए डीएनए का। और ऐसे ही अगर रिप्रोड्यूस करते करते वो उस बच्चे ने रिप्रोड्यूस करा और ऐसे करते करते तो डीएनए बढ़ जाएगा, इस पूरे विश्व में डीएनए से ये पूरा विश्व बढ़ जाएगा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो एक स्पेशल तरीके से कॉपी होता है जिसे हम मायोसिस कहते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन। तो हमारे जो शरीर हैं उसमें जो सेल्स हैं उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, जिसे हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं यानी युग्मक कोशिकाएं, वो कोशिकाएं जो रिप्रोडक्शन में काम करती हैं, जैसे कि हमारी बहुत सारी कोशिकाएं हैं। न्यूरॉन्स हमारा क्या काम करते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। हमने पढ़ा कि हमारी पेशी कोशिकाएं क्या काम करती हैं। ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं हैं ना, तो उन सारी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो युग्मक कोशिकाएं होती हैं यानी जर्म सेल्स होती हैं, जो रिप्रोड्यूस करने वाला काम करती हैं, वो उनमें केवल आधे ही क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं, यानी केवल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल में 23 क्रोमोसोम्स, मेल जर्म सेल में, और फीमेल जर्म सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के टाइम पे ये दोनों सेल्स मिलते हैं और एक नए सेल को बनाते हैं जिसका नाम होता है जायगोट, युग्मनज जिसे कहते हैं। तो दो भिन्न जीवों की ये युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन यानी
जब लिंग कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो उसके द्वारा वो युग्मनज यानी जायगोट बनाती हैं। तो फिर क्या होता है, जो संतान होती है उसमें क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा वापस से पुनर्स्थापित हो जाती है और 46 हो जाती है। तो फिर उसके बाद ये जब जायगोट बन जाता है तो ये बच्चे में फिर डेवलप होता है और उसके हर सेल में फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं, और उस बच्चे में जब वो बड़ा होता है तो उसमें भी जो युग्मक कोशिकाएं होती हैं उस इंसान में, वो भी 23 उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये सुनिश्चित होता है कि डीएनए की मात्रा ना उस पूरे विश्व में बढ़ जाए, इसलिए डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित मायोसिस के इस प्रोसेस से हो जाती है, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा होपफुली। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रोचक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमें ये बताएगा कि पेड़ पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें आपको एक फूल दिख रहा होगा जिसमें अलग अलग आपको भाग दिख रहे होंगे। ये फूल का पेटल है, ये स्टेमन है, ये कार्पल है, ये सेपल है। ये सब क्या होते हैं और ये फूल के लैंगिक जनन में किस प्रकार से मदद करते हैं, अब हम ये जानेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म के प्रजनन अंग पुष्प में स्थित होते हैं। तो किसी भी पेड़ पौधा जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसका जो मुख्य रिप्रोडक्टिव भाग होता है वो पुष्प होता है, वो फूल होता है। तो फूल दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक लिंगी या उभयलिंगी। एक लिंगी फूल कैसे होते हैं, जैसे कि पपीता या तरबूज, और उभयलिंगी यानी हिबिस्कस, सरसों, ये सारे उभयलिंगी फूल होते हैं। अब इनमें क्या अंतर होता है, एक लिंगी फूल वह होते हैं जिसमें या तो पुंकेसर होता है या स्त्रीकेसर होता है। और ये पुंकेसर और स्त्रीकेसर क्या होता है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं एक प्लांट के, एक फूल के। तो पुंकेसर क्या होता है, वह नर जननांग यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और स्त्रीकेसर क्या होता है, वो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है और ये पुष्प का मादा जननांग पार्ट होता है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसे इंग्लिश में स्त्रीकेसर को पिस्टल कहते हैं और पुंकेसर को स्टेमन कहते हैं। तो ये जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं ये फूल के प्रजनन अंग होते हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं, यानी कि उनमें जर्म सेल्स होते हैं। अब ये जो एक लिंगी फूल होते हैं जैसे पपीता, तरबूज, उनमें या तो सिर्फ पुंकेसर होता है या फिर सिर्फ स्त्रीकेसर होता है, या फिर इसका मतलब है कि या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और जो उभयलिंगी फूल होते हैं जैसे हिबिस्कस या सरसों, इनमें क्या होता है, इनमें दोनों होते हैं, पुंकेसर भी और स्त्रीकेसर भी। और आप इस चित्र में देख रहे होंगे ये जो फूल है इसमें आपको पुंकेसर भी दिख रहा है और स्त्रीकेसर भी, यानी स्टेमन भी दिख रहा है और कार्पल भी दिख रहा है, जो कि बेसिकली पिस्टल ही है। तो ये जो है ये एक उभयलिंगी फूल है क्योंकि इसमें दोनों है ना। अब हम एक एक करके इनको लेबल कर देते हैं। तो ये जो कार्पल है ये तो आपको पता ही है, ये है स्त्रीकेसर। क्या है ये, स्त्रीकेसर, जिसे पिस्टल भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो स्टेमन आपको दिख रहा है ये है पुंकेसर। क्या है ये, पुंकेसर। ये जो पेटल है ये तो आपको पता ही है, ये है पंखुड़ी, है ना, ये पंखुड़ी है। ये है सेपल जिसे कहते हैं बाह्य दल। और ये जो आपको दिख रहा है, अब एक एक करके इन सब की बात करते हैं कि ये अंदर इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये जो स्त्रीकेसर है आप देखिए, स्त्रीकेसर के ऊपर वाला ये जो भाग है इसे कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे मतलब स्टिग्मा कहते हैं, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। और इसके अलावा क्या है, ये जो है स्टाइल आपको दिख रही है, ये स्टाइल है वर्तिका। क्या है ये, वर्तिका। अब ये ओवरी जो आपको दिख रही है, ये ओवरी है अंडाशय। क्या है ये, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल बेसिकली इनके एग सेल्स होते हैं। अब आप देखिए स्टेमन, ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर में ये जो दो भाग है ये आपको यहाँ दिख रहा होगा और ये दिख रहा होगा, ये एंथर है और ये फिलामेंट है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंथर को पराग कोश। क्या कहते हैं, पराग कोश। और फिलामेंट को क्या कहते हैं, फिलामेंट को कहते हैं तंतु।
ठीक है, तो ये हो गया पुकेसर, ये हो गया स्त्रीकेसर, और ये जो दिख रहा है स्त्रीकेसर में ओवरी, ये इसका अंडाशय है, और ये जो ऊपर है ये इसका वर्तिकाग्र है। अब आप इसको एकदम अपने दिमाग में इस पिक्चर को ऐसे फोटोकॉपी कर दीजिए एक तरीके से, क्योंकि हम इन सब के बारे में अब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि ये सारी चीजें कहाँ कहाँ होती हैं। ये पुकेसर होता है, ये स्त्रीकेसर होता है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, ये सारे आपको दिख गए होंगे। तो ये एक पुष्प का स्ट्रक्चर होता है, ये दिखने में ऐसा होता है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पुकेसर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसका क्या काम होता है? ये पराग कण बनाता है, यानी पोलन ग्रेन्स बनाता है। आपने देखा होगा पीले पीले कुछ छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं एक फूल के अंदर, अगर आप देखेंगे तो वो होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये कौन बनाता है? ये पुकेसर बनाता है, स्टेमन बनाता है। अब स्त्रीकेसर क्या होता है? ये तो मादा जननांग पार्ट होता है। और इसके कौन कौन से अंदर पार्ट होते हैं, चलिए देखिए। पहले तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, एक तो होता है उसका वर्तिकाग्र, जो कि स्टिग्मा होता है, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उसका कितना इंपॉर्टेंट काम होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अंडाशय यानी ओवरी। और इसमें क्या होता है? इसमें ओव्यूल होता है, यानी बीजांड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये बीजांड जो होता है, तो ये अंडाशय में होता है, और ये प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है, यानी एक एग सेल होता है। तो ओव्यूल के अंदर एग सेल होता है, प्रत्येक ओव्यूल में एक होता है। तो अंडाशय में ओव्यूल होता है और ओव्यूल में एग सेल होता है। तो ये होता है हमारी ओवरी। अब युग्मनज क्या होता है, यानी जायगोट। तो युग्मनज जो होता है वो जनन कोशिकाओं के इस युग्मन यानी फ्यूजन से युग्मनज बनता है, जिसमें नए पौधों में विकसित होने की क्षमता होती है। एग्जैक्टली कैसे बनता है हम ये जानेंगे, पर आप ये समझ लीजिए कि जो जर्म सेल्स होते हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं, और मेल और फीमेल जर्म सेल्स जब मिलते हैं तो मिलके क्या बनाते हैं? जायगोट, यानी कि युग्मनज। और ये कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के दौरान। इसके बारे में हम आप पढ़ेंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो वर्तिकाग्र पर पराग कणों यानी पोलन ग्रेन्स का अंकुरण होता है। तो जैसा कि हमने उस चित्र में देखा था, स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। आधार पर उभरा फूला हुआ जो भाग होता है वो अंडाशय होता है, और अंडाशय में बीजांड होता है यानी ओव्यूल होता है, और हर बीजांड में एक अंडकोशिका यानी एग सेल होती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंडकोशिका यानी मादा युग्मक से मिल जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है। इसमें नए पौधों में विकसित होने की क्षमता होती है। अतः पराग कणों यानी पोलन ग्रेन्स को पुकेसर से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक स्थानांतरण करने की आवश्यकता होती है। पराग कणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक यानी मेल जेमेट को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। तो सबसे पहले तो हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये किस प्रकार से होता है। पॉलिनेशन में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन होता है, ये पोलन ग्रेन आपको दिख रहा है, ये स्टिग्मा के ऊपर यानी वर्तिकाग्र के ऊपर जाके ये बैठ जाता है। पोलन ग्रेन्स यानी परागकण वर्तिकाग्र पे जाके बैठ जाते हैं। ये पोलन ग्रेन्स कहाँ से आ रहे होते हैं? ये आपने स्टेमन देखा ही है, ये स्टेमन से आ रहे होते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए जल्दी बताइए। पुकेसर कहते हैं। तो पुकेसर इसी फूल का पुकेसर हो सकता है, या हो सकता है पास में कोई दूसरा फूल हो और कोई मधुमक्खी अपने उस फूल पे बैठी हो, फिर वो ऐसे उड़ती हुई आई हो और वो यहाँ पे बैठ गई हो। तो अगर आके यहाँ पे बैठेगी मधुमक्खी, भंवरा, मक्खी, कोई भी ऐसा जीव हो जिसको रस चूसना होता है, वो यहाँ पे आके बैठेगी। अब अगर दूसरे पे, तो उस पे जो ये परागकण चिपक चुका होगा पोलन ग्रेन, वो यहाँ पे आके फिर निकल जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा ये। और स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन आ जाएगा तो फिर वो अंदर जाएगा, ट्रैवल करेगा। अंदर कहाँ से ट्रैवल करेगा? वर्तिका से। तो ये जो स्टाइल है, ये पूरी जगह है, इसके अंदर वो ट्रैवल करेगा और कहाँ चला जाएगा? ये ओवरी के अंदर, जो कि अंडाशय है। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड यानी ओव्यूल होता है, और उसके अंदर क्या होता है? अंड कोशिका होती है। तो जो पोलन ग्रेन के अंदर मेल जेमेट होता है, वो इस फीमेल जेमेट से मिल जाएगा इसके अंदर यहाँ पे, और फिर ये दोनों मिलके एक जायगोट बना देंगे।
और ये जो फीमेल और मेल गैमेट का मिलने से ये जो जाइगोट बनता है उसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन का आपको डिफरेंस तो समझ आ ही गया होगा कि पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि पोलन ग्रेन्स वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पे जाके बैठ जाए, और ये होता है पॉलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में फीमेल जैमेट और मेल जैमेट एक दूसरे से मिलके जाइगोट बनाते हैं। तो ये होता है यहाँ पे अंदर। तो ये इसका दूसरा चरण होता है रिप्रोडक्शन का। तो पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण यानी पॉलिनेशन। परागण के बाद ही निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन और बीज निर्माण यानी जर्मिनेशन होता है। पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि पराग कणों का ये स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। परंतु एक पुष्प से परागकण दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों का ये स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। तो ये हवा में भी उड़ के जा सकते हैं, पानी के से भी जा सकते हैं, और कोई प्राणी भी उसको लेके जा सकता है। तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। एक फूल से दूसरे फूल तक जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है। तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? यहीं का यहीं पे आ जाता है, ये पोलन ग्रेन इसी स्टिग्मा पे आ जाएगा अगर, तो इसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण में भी आपको डिफरेंस समझ आ गया, और आपको ये भी समझ आ गया कि ये होता है पॉलिनेशन। क्या होता है कि जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। सिर्फ इतना सिंपल सा पॉलिनेशन होता है। अब हम जानेंगे निषेचन क्या होता है और बीज निर्माण क्या होते हैं। तो सबसे पहले निषेचन में तो क्या होता है कि युग्मनज बन जाता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से मिलते हैं और उससे क्या होता है? उससे युग्मनज बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो जो बीजांड होता है यानी जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल ही बड़े होके सीड बन जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा पककर फल बन जाता है। और जो ये अंडाशय होता है यानी जो ओवरी होती है, ये क्या बन जाती है? ये फ्रूट बन जाती है। तो आप जो आम जैसे फ्रूट खाते हैं, तो आम की जो अंदर गुठली होती है वो दरअसल पहले एक ओव्यूल थी, वो पहले क्या थी? बीजांड थी। और जो फ्रूट खा रहे हैं आम, वो एक समय पे ओवरी था यानी कि अंडाशय था। और इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्रायः मुरझा के गिर जाते हैं। तो ये जो फूल के बाकी हिस्से होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, ये सारे मुरझा के गिर जाते हैं और वो पूरा का पूरा एक फल बन जाता है। फूल जो होता है वो ओवरी और ओव्यूल जो उसके पार्ट्स होते हैं वो पूरा का पूरा एक फल बन जाते हैं। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर में विकसित होता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण यानी जर्मिनेशन जो होता है वो इस प्रकार से क्या होता है? जो बीज होता है उसके अंदर भावी पौधा अंदर होता है, और उपयुक्त जब परिस्थितियां होती हैं, जब राइट सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो वो बड़ा होके क्या बन जाता है? वो पूरा का पूरा अंकुर में विकसित हो जाता है और फिर वो पूरा पेड़ बन जाता है। तो इसे कहते हैं जर्मिनेशन यानी अंकुरण। तो आपने 3 चरण देख लिए, जो पेड़ों में रिप्रोडक्शन के 3 चरण आपने देखे। सबसे पहला चरण तो क्या था? पहला चरण था पॉलिनेशन, जिसे परागण भी कहते हैं, और उसके बाद था फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, और उसके बाद जर्मिनेशन जिसे अंकुरण भी कहते हैं। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पेड़ पौधों में इस प्रकार से सेक्सुअल लैंगिक प्रजनन हो रहा होता है। तो आपको उम्मीद है ये सब समझ आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, लेकिन ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी और आपका जो दिन है वो अच्छा बीत रहा होगा। गुड बाय।